हेलो वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 10 जनवरी और शुरू करते हैं प्लिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ सेंसस को लेकर है। आपको पता है हमारे देश में हर 10 साल में सेंसस होना है, बट ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी नहीं है कि आपको हर साल सेंसस कराना ही होगा। ये एक टाइप का कन्वेंशन है जो चला आ रहा है। तो इसी को देखते हुए जब कोई बाउंडेशन नहीं है तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो सेंसस होनी थी 2021 की उसे और 2024-25 से डिले कर दिया है। कारण वही सेम है, ऑनगोइंग कोविड पेंडेमिक। तो अब हम प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से ये जान लेते हैं कि आखिर ये सेंसस होता क्या है। देखिए सेंसस में क्या होता है ना कि आपको डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करना होता है आपकी पॉपुलेशन का, ताकि उसके बेसिस पर आप अपने जो पॉलिसी है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। आपको पता चलता है कि आपके देश में कितनी पॉपुलेशन है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 1865 से लेकर 1872 तक कई सारे सेंसस हुए थे। तो इन्हें हम नॉन सिंक्रोनस सेंसस बोलते हैं, मतलब रेगुलर सेंसस नहीं थे। बट हमारा जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हुआ वो 1881 में हुआ और यहीं से हर 10 साल में सेंसस होना स्टार्ट हो गया एज ए कन्वेंशन। और 1949 से ये सेंसस कौन कंडक्ट करा रहा है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये। न्यूज़ ये भी आई है कि जो सेंसस है उसके साथ-साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी अपडेट किया जाएगा। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर हम सेंसस को देखें तो सेंसस किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? सेंसस एक्ट 1948 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। और जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है ये सिटीजनशिप रूल 2003 के अकॉर्डिंग ये कंडक्ट कराया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसे एसेस करना, उसके बेसिस पे पॉलिसी प्लानिंग करना, ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट डाटा हो हमारे डेमोग्राफी का। इसका सिर्फ जो रेसिडेंट है, यूजुअल रेसिडेंट है कंट्री के, उनका रजिस्टर करना, बस ये इसका मेन पर्पस होता है। अब सेंसस में इंफॉर्मेशन क्या ली जाती है? लिटरेसी, माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम। और एनपीआर में क्या इंफॉर्मेशन ली जाती है? बर्थ डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स। अब डाटा प्राइवेसी देखें तो सेंसस का डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसको आप पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। और जो एनपीआर जो डाटा होता है वो नॉन कॉन्फिडेंशियल होता है। और यहाँ पे एक चीज ये है, सपोज करो आपके घर में कोई आता है सेंसस का डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अगर आप उसको कोई डाटा नहीं देते हो। बट एनपीआर में आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसके लिए कुछ पनिशमेंट होगी। अगर हम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ये कब बना था? 1961 में बना था, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और यही जो मेन बॉडी है जो कि कंडक्ट कराती है, एनालाइज करती है हमारे डेमोग्राफिक डाटा को। एज पर आरजीआई टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज 736 टू 21। 2011 में ये 640 डिस्ट्रिक्ट थे, पर अब 2021 के अकॉर्डिंग 736 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हमें ये देखना है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजन है सेंसस के रिगार्डिंग। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कितने इंटरवल में सेंसस कराना है। इस वजह से ये एक टाइप का कन्वेंशन चला रहा है। हालांकि जो सेंसस एक्ट है 1948 ये पूरा आपको प्रोविजन देता है सेंसस के रिगार्डिंग, क्या वो प्रोसेस क्या होगी, कैसे यूज होगा। इन सब के जो प्रोविजन होंगे वो सेंसस एक्ट 1948 में है। इसी एक्ट में ये मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट may declare its intention of taking census whenever it may consider it necessary or desirable to do so। मतलब सेंसस कब करवाना है, किस लिए करवाना है, इसका जो पूरा प्रेरोगेटिव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब एग्जीक्यूटिव के पास में है। इसका कोई से नहीं है कि आप किस सेंट्रल को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको सेंसस कराना ही होगा। अदरवाइज हम दूसरी कंट्रीज में देखें, यूएस में, जापान में, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन या पे जो सेंसस लॉ होता है वही मैंडेट करता है कि आपको कितने समय में सेंसस कराना अनिवार्य है। हमारे देश में ये कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको हर 10 साल में कराना ही है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अगर सेंसस डिले होता है? देखिए सेंसस का डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एससी एसटी की जो सीट रिजर्व होती है पार्लियामेंट में, वो एससी एसटी के पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे सेंसस का डाटा काम आता है। तो जो लोकल गवर्नेंस है वहां भी एससी एसटी के लिए सीट डिक्लेयर होती है, रिजर्व होती है, तो वहां भी सेंसस डाटा यूज किया जाता है। क्योंकि पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज में जो रिजर्वेशन होता है वो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया जाता है। और हमारे यहाँ जो डिलिमिटेशन होती हैं, जितने भी एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है या फिर सांसद की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसका जो डिलिमिटेशन होता है वो सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ भी जो सेंसस का डाटा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यूपीएससी अगर पूछ सकते हैं कि क्या इंप्लीकेशन होते हैं अगर सेंसस का डाटा अवेलेबल नहीं होता है, तो ये इंप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ मैन्युफैक्चर सैंड को लेकर है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसने अपनी पहली एक सी फैसिलिटी स्टार्ट करी है वेस्ट बंगाल में, जो कि एम सैंड मैन्युफैक्चरिंग सैंड को प्रोड्यूस करेगी। और ये वेस्ट बंगाल की पहली फैसिलिटी है। कोल इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत सारी एम सैंड की फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड, एम सैंड होता क्या है? ये एक टाइप का आर्टिफिशियल और मैन्युफैक्चर्ड सैंड होती है, जो किससे बनती है? जब लार्ज हार्ड स्टोन जो क्रश किया जाता है फाइन पार्टिकल्स में, तब इसे एम सैंड बोला जाता है। अब एम सैंड के फायदे क्या होते हैं? देखिए एक तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबल होता है। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा इलीगल सैंड की माइनिंग करोगे तो उससे हमारी नदियों को, हमारे रिवर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, हमारी वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंचता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एम सैंड हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है।
तो ये एडवर्स इफेक्ट नहीं करता रिवर मॉर्फोलॉजी पे। इसके अलावा इस एमसीएन में कोई भी ऑर्गेनिक या सोल्यूबल कंपाउंड नहीं होता है। तो जब ये सीमेंट के साथ यूज होता है तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कोहेजन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डस्ट फ्री होता है और एक कंस्ट्रक्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसकी ग्रेडिंग कर सकते हो। तो ये आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल होती है, इसके साथ ये एडजस्टेबिलिटी होती है इसमें। अगर इसके इस शेप की बात करें तो जो नेचुरल सैंड होती है वो स्फेरिकल पार्टिकल होती है, पर जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड होती है वो क्यूबिकल पार्टिकल होती है। इसी वजह से ये ज्यादा कोहेजन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये एम सैंड को लेकर जो बेसिक फैक्ट है वो यूपीएससी हमसे पूछ सकती है। तो अब चलते हैं आगे। हमारी अगली एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को लेकर है। अब ये प्रोग्राम क्या है? देखिए, आपने 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देखा था, जिसमें जितनी हमारी जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हमारे वेलफेयर में पिछड़ी हुई हैं, या फिर जिनका जो एजुकेशनल पैरामीटर है, हेल्थ पैरामीटर है, एम्प्लॉयमेंट का पैरामीटर, इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर जो बहुत ही लैग कर रहा है अदर इस डिस्ट्रिक्ट के साथ में, तो उनके लिए 2018 में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे गए हैं। अब हमने ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ये होगा कि इन ब्लॉक्स को जितने भी लैग कर रहे हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, उनके परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाए, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाए। इसके लिए उन्हें एडेड असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम स्कीम की बात करें तो टोटल शुरुआत में 500 ब्लॉक्स को सिलेक्ट किया गया है, जो कि 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करती हैं। इनमें से जो 50% से ज्यादा जो ब्लॉक्स हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से लिए गए हैं। अब इस पूरे प्रोग्राम की खास बात ये होती है कि जो नीति आयोग होती है वो स्टेट के साथ मिलकर एक रैंकिंग जारी करेगी इन ब्लॉक्स के ऊपर, ताकि इन ब्लॉक्स की जो इम्प्रूवमेंट है वो मेजर की जा सके कि उन्होंने हेल्थ में कितना इंप्रूव किया है, एजुकेशन में कितना इंप्रूव किया है, न्यूट्रिशन में क्या इंप्रूवमेंट है, ताकि उनके बीच में एक टाइप का कॉम्पिटिशन आ सके। और स्टेट को भी पता होगा कि हाँ, ये क्यों लैग कर रहे हैं। अगर उनको और ज्यादा रिसोर्स चाहिए तो हमें जो गवर्नेंस की जो स्कीम्स हैं वो और अच्छे से इंप्लीमेंट करनी होगी। जो वेलफेयर स्कीम्स है सेंट्रल की या स्टेट की, उन्हें और अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा। ये जो पूरा जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, इसमें 5 सोशो इकोनॉमिक थीम्स रखी गई हैं, जिसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एसडीएम होते हैं वो इसके नोडल ऑफिसर होंगे ब्लॉक के। वो पूरे स्कीम को मॉनिटर करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बेसिक फैक्ट हो गया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी एग्रीज कांगला नोंगपोक थोंग पार्क को लेकर है। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर के लोगों को कांग्रेचुलेट किया है, क्योंकि इसका जो ओपनिंग है, इसका जो ईस्टर्न गेट है वो ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए। अभी ये कांगड़ा नोंगपोक थोंग है, ये एक टाइप का रिक्रिएशनल पार्क है। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये डिसमेंटल कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा जब 1819 एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था। इसीलिए जो आंगला नोंगपोक थोंग है, ये जो पार्क है, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस मणिपुर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। ये जो पार्क है ये इम्फाल में सिचुएटेड है, और ये कांगला जो रिवर है उसके ईस्टर्न बैंक में ये सिचुएटेड है। इसीलिए ईस्टर्न गेट ऑफ कांगला को बोला जाता है पाथवे टू पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस फॉर द पीपल ऑफ मणिपुर। तो बेसिकली न्यूज ये आ सकती है या क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो कांगला नोंगपोक थोंग पार्क है ये कहाँ कहाँ पर स्थित है और इसके क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस एएमआर को लेकर है। अभी एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस होता क्या है? देखिए, आपके शरीर में अगर कोई पैथोजन होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स कुछ एंटीबायोटिक आपको देते हैं। बट अगर वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, अगर उस पर्टिकुलर ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हासिल कर लेता है तो इसे ही एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सुपर बग बोला जाता है। तो अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो टॉप 10 हेल्थ थ्रेट्स हैं ह्यूमैनिटी के लिए, उनमें से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक है। मतलब अब इसका जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सुपर बग के कारण जो डेथ हो रही है वो 5 मिलियन पर ईयर ये डेथ होती जा रही है। अब इसके कॉज क्या है? एक तो जो एंटीबायोटिक होती है वो ओवर द काउंटर काफी प्रिस्क्राइब ड्रग्स है। इसका मतलब लोगों के पास में जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी होती है, फिर भी वो लोग अपना जो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, या फिर डॉक्टर्स भी हैं कुछ इरिस्पॉन्सिबल तरीके से एंटीबायोटिक को सजेस्ट कर देते हैं। और दूसरी चीज, एग्रीकल्चर जो एनिमल्स के लिए जो एंटीबायोटिक दी जाती है उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो इससे भी जो रेजिस्टेंस है वो आ जाता है। उसके बाद में हॉस्पिटल्स में जो सैनिटेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता, इससे भी जो रेजिस्टेंस फैलने का खतरा रहता है। और जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो अपना जो वेस्टेज देती है, उससे भी इनका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली कई स्टेप लिए गए हैं इसको काउंटर करने के लिए, जैसे कि इंडिया में चेन्नई डिक्लेरेशन 2012, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद रेड लाइन कैंपेन, नेशनल एक्शन प्लान जो कि 2017-2021 तक के लिए वैलिड था। ग्लोबली देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया है जो मास मेडिकेशन होती है एनिमल्स को, जिसमें एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन का वन हेल्थ अप्रोच एंटी माइक्रोबियल के ऊपर है। और डब्ल्यूएचओ का अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, जो अवेयर कैंपेन है, ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो क्या क्या स्टेप जो है इंडिया को लेने चाहिए? एक तो सबसे पहले प्रिवेंट करो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो ही ना, मतलब कि आप
पब्लिक प्लेस में देखो, आप उसके प्रिस्क्रिप्शन को देखोगे कि ज़्यादा प्रिस्क्राइब तो नहीं हो रहा है, या फिर लोग सेल्फ मेडिकेट तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ओवर द काउंटर जो मेडिकल शॉप्स हैं, उन पे मॉनिटर रखना है कि वो भी ज़्यादा सेल ना करें एंटीबायोटिक की। तो इसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए, सर्विलेंस सिस्टम चाहिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इनका बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम ऐसी और ड्रग्स फॉर्मुलेट कर सकें जो कि रेजिस्टेंस को काउंटर कर सकें। तो इसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव की आवश्यकता है। तो जो क्वेश्चन होगा यूपीएससी में वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर ही आएगा, या फिर उसके रीजन के ऊपर आ सकता है। तो हमें इस बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी का, जो यूपीएससी ने 2018 के प्रीलिम्स से पूछा था। तो बेसिकली इसमें कुछ ट्रेडिशन दिए गए हैं, और हमें ये पता करना है कि किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। पहला है चपचर कूट फेस्टिवल मिजोरम में, खोंगजोम परवा बल्लाड मणिपुर, थंगटा डांस सिक्किम। तो इनमें से कौन सा पेयर सही है? तो अगर हम पहला देखें, चपचर कूट फेस्टिवल, तो ये मिजोरम का है, जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए ये सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मिजोरम इसका सही ऑप्शन है। सेकेंड है खोंगजोम परवा बल्लाड। हाँ, ये भी मणिपुर का है, क्योंकि ये एक टाइप का कल्चरल सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, जिसमें उनके पेट्रोटिज्म नेशनलिज्म को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद थंगटा डांस है, ये सिक्किम का नहीं है, ये भी मणिपुर का है, जो कि जो मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है उससे इवोल्व होकर ये थंगटा डांस इवोल्व हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 एंड 2 बी। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।